नमस्कार। हमारे कार्यक्रम और भी हैं राहें में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करियर की राह क्या हो, क्या क्या करियर विकल्प हैं और इन करियर विकल्पों का चुनाव कैसे करें, ये सवाल तो हर एक विद्यार्थी के मन में आता ही होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है मनोविज्ञान में करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर के.एस. सेंगर, जो रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकियाट्री और अलाइड साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजी के एडिशनल प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान एक ऐसा विषय, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मनोविज्ञान के बारे में काफ़ी देर से लोगों में जागरूकता आई, क्योंकि पहले ये विषय फिलॉसफी के साथ जुड़ा हुआ होता था, तो उसी के साथ पढ़ा जाता था। व्यक्ति जब से जन्म लेता है, और उसका व्यक्ति नहीं, कोई भी प्राणी जब से जन्म लेता है और उसके अंतिम समय तक, या और उसके अंतिम के बाद भी, आजकल तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी शुरू हो गया है, तो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है और वो मनोविज्ञान उसके साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि बिना मनोविज्ञान के जीवन का कुछ हिस्सा है ही नहीं। तो मनोविज्ञान बेसिकली, अगर साइंटिफिक तरीके से हम लोग बात करें तो मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक तौर पर ब्रेन और बिहेवियर, मस्तिष्क और व्यवहार के बीच का क्या संतुलन है, उसका एक अध्ययन है। किस तरह से मस्तिष्क व्यवहार को प्रेरित करता है, किस तरह से व्यवहार का प्रभाव मस्तिष्क पड़ता है, समाज पे पड़ता है। तो मस्तिष्क और व्यवहार, व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार के बीच का जो संपर्क है, सामंजस्य है, उसका अध्ययन है। जी, तो बैचलर्स और मास्टर्स में डिग्री पाने के लिए मनोविज्ञान में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? बैचलर और मास्टर में डिग्री पाने के लिए योग्यता का जहाँ तक सवाल है, तो बैचलर में अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास इंटरमीडिएट में अगर मनोविज्ञान हो तभी आप बैचलर में पढ़ पाएंगे, ऐसा कोई नहीं। कम से कम भारत में इस तरह का अभी किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा नियम नहीं है। आप जब बैचलर में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो आप फ्रेश सब्जेक्ट के तौर पर, एक नए विषय के तौर पर मनोविज्ञान को आप ले सकते हैं, मगर किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी से चुन हाँ, किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं उसको। मगर जब आप, और मनोविज्ञान को साइंस और आर्ट दोनों स्ट्रीम में रखा गया है। जैसे कुछ विश्वविद्यालय हैं यहाँ जो बीएससी करके जो एमएससी करते हैं, बीएससी करके जो एमए करते हैं मनोविज्ञान में, उनको एमएससी की डिग्री देते हैं, वो एमए की नहीं डिग्री देते। और जो बीए करके एमए करते हैं उनको एमए की डिग्री देते हैं। सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट, सेम डिपार्टमेंट, बट वो चूँकि साइंस स्ट्रीम से जा रहे हैं तो उनको साइंस वाली डिग्री मिलती है। ऐसे कई, जैसे बीएचयू है और भी कई विश्वविद्यालय हैं इंडिया में, भारत में, जो इस तरह की व्यवस्था अपनाते हैं, और ठीक भी है। और जहाँ तक परास्नातक का सवाल है, तो परास्नातक के स्तर पर वैसे तो आप फ्रेश सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, मगर कुछ विश्वविद्यालय इस पर जोर देते हैं कि जिनके पास वो स्नातक स्तर पर है उन्हीं को वो देंगे जी। ऐसा अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग नियम हैं, उसके अनुसार है, मगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप परास्नातक पे भी एक नए विषय के रूप में उसको पढ़ सकते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है आवेदन करने की? प्रक्रिया ये होती है कि पहले तो परसेंटेज बेसिस पर, परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होते थे, अभी सब टेस्ट के आधार पर होने लगे हैं। सभी जगह ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने एक टेस्ट लेना शुरू कर दिया है परास्नातक के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि टेस्ट में क्या, कैसे सवाल पूछे जाते हैं? नहीं, कुछ ऐसा अलग से नहीं पूछा जाता है। टेस्ट में साधारण से सवाल, जो स्नातक स्तर पर जो पढ़ाई होती है और बेसिक जो उसका, मान लीजिए मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान के बेसिक कुछ हैं, उन बेसिक के बारे में पूछा जाता है। इसलिए वो विशेष स्पेशलाइज इसलिए नहीं होता, विशेष तरीके के सवाल इसलिए नहीं होते कि बहुत सारे लोग वो होते हैं जो स्नातक स्तर पर मनोविज्ञान नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको ज़्यादा गहरी जानकारी तो उसमें होती नहीं है।
तो एक सामान्य जानकारी जो विषय के बारे में होनी चाहिए, या एप्टीट्यूड, हाँ नहीं, एप्टीट्यूड वगैरह नहीं लिया जाता, एक विषय के बारे में साधारण अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर अलग अलग तरह के टेस्ट लेती है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग मापदंड होता है। हाँ सब, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसका अपना स्ट्रक्चर, उनके अपने काम करने के तरीके, उनके अपने नियम, उनके कानून, उनका क्या क्राइटेरिया किस चीज़ के लिए रहेगा, वो यूनिवर्सिटी के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर निर्धारित किया जाता है। तो ये तो हो गई मापदंड की बात। अगर बात करें सामान्य या आवश्यक कौशल के बारे में, क्या कौशल ज़रूरी होती हैं साइकोलॉजिस्ट में? देखिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जी, और वो ये हैं कि साइकोलॉजी के व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो एक बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। श्रोता, हाँ, एक्टिव लिसनर, नॉट एक्टिव लिसनर, गुड लिसनर। गुड लिसनर। हाँ, क्योंकि आपके पास कोई व्यक्ति आया है, वो परेशानियों से भरा हुआ है, तभी तो आपके पास आया है, वो अपनी बात आपको सुना रहा है। अब बीच बीच में अगर आप उसको बोलने नहीं दे रहे हैं तो अपनी बात बता कैसे पाएगा, और आप समझ भी नहीं पाएंगे। परिणाम क्या होगा कि आधी अधूरी बात समझेंगे, आधा अधूरा आप उसको सलाह देंगे, वो गड़बड़ होगा। दूसरा, आदमी में एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। एम्पैथी जी, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है आप अपने ऊपर ढाल के देखेंगे, तब आपको उसकी असलियत और गहराई समझ में आएगी कि परेशानी का स्तर क्या है। ये एम्पैथी और सिंपैथी अलग हैं। अच्छा, सिंपैथी आप दिखाते हैं, एम्पैथी आपको महसूस करनी है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पुटिंग आवर हेड ऑन अदर शूज, ये हुई एम्पैथी। हम अच्छा, तो अपने आप को दूसरी की जगह पे रख के जब देखेंगे जी। अब एक सामान्य सी बात है, किसी घर में बहुत सारी परेशानियां, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, कहने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जी जी, मगर वास्तविकता क्या है, दोनों का जीवन नरक है जी। ना घर में सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न बच्चे हर समय टेंशन में हैं। अब आपके पास आए वो सलाह लेने, एज ए मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप काम कर रहे हैं, वो सलाह लेने आए कि भाई क्या करें हम इसमें। जी, अब आप जब तक उस परेशानी को खुद अपनी तरफ से अनुभव नहीं करेंगे, उसकी अनुभूति आपको नहीं होगी कि किस तरह की परेशानी ये लोग इस समय गुजर रहे हैं, किस तरह की परेशानी का ये सामना कर रहे हैं, तब तक आप उसको सलाह दे ही नहीं पाएंगे सही। बिल्कुल सही बात। और आप उसको बता भी नहीं पाएंगे, कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। जी, अब आपके पास तो एक व्यक्ति आया है, जी जी जी, अब आप क्या कर रहे हैं, आप लेके कुछ लिख रहे हैं, वो बता रहा है, आप मोबाइल देख रहे हैं, वो क्या समझेगा। जी बिल्कुल, एम्पैथी और एक्टिव यानी गुड लिसनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल स्किल्स के रूप में बहुत आवश्यक कौशल बहुत है। बहुत बहुत। तो इसमें बिना इसके कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो ही नहीं सकता। साइकोलॉजी के क्या क्या टॉप कोर्सेज हमारे देश में हैं? हमारे देश में जो साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं, टॉप कोर्सेज, उनमें मुख्य रूप से दो तरह के कोर्स चलाए जाते हैं जी। एक दो तीन तरह के हैं। एक काउंसलिंग है, काउंसलिंग जी। एक गाइडेंस काउंसलिंग है। एक गाइडेंस काउंसलिंग है और हाँ, एक जनरल काउंसलिंग हो गई। तो जनरल काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो सभी तरह के लोगों को काउंसलिंग के लिए ट्रेंड होते हैं और एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं जी। जो गाइडेंस काउंसलिंग के लोग होते हैं वो बेसिकली शैक्षणिक क्षेत्र में बच्चों की अभिरुचि क्या है, उनका रुझान क्या है, वो किस तरफ अच्छा कर सकते हैं, किस तरफ अच्छा नहीं कर सकते हैं, कहाँ उनको जाना चाहिए, क्या स्किल उनकी बेहतर है, इस बारे में वो ज़्यादा बेहतर जानकारी देते हैं। और इस बारे में मैं यहाँ एक उदाहरण थोड़ा देना चाहूँगा, किसी का नाम नहीं, कि एक आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं। तो एक बार बात हो रही तो उन्होंने कहा कि मैं तो आईएएस बनना ही नहीं चाहता था, मैंने सोचा ही नहीं था कभी, मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता था और मेरा उसी क्षेत्र में झुकाव था।
मगर एक दिन मैं चला गया दिल्ली में किसी गाइडेंस काउंसलर के पास, उसने टेस्ट किए, सारा इवेल्युएट किया। अब बोला गाइडेंस काउंसलिंग आपके लिए वो आपके लिए साइंस का क्षेत्र ठीक नहीं रहेगा, साइंटिस्ट का, आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाइए, सोचिए जरा। उन्हें करियर काउंसलिंग के बाद ये बात मालूम हाँ, आप जाइए, सोचिए जरा सोरा। और बोले बेमन से हमने यूपीएससी का पेपर मतलब फॉर्म भर दिया, पेपर दिया और पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया। तो ये उसकी खूबसूरती कहिए या उसकी ताकत कहिए या उसकी विशेषता कहिए उस विषय की, कि सही मार्गदर्शन बच्चों को उपलब्ध करा देता है। जैसे बहुत सारे माता पिता हैं जो कहते हैं कि साहब मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अब रुचि हो हाँ उसके अभिरुचि है नहीं। और इस जगह मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स जी, उसमें एक डायलॉग है कि अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो कोई वर्ल्ड का वाइल्ड लाइफ का टॉप फोटोग्राफर है, उसके लिए उसने लेटर लिख के रखा है कई सालों से, लेटर नहीं पोस्ट कर रहा क्योंकि पिताजी से उसको परमिशन की डर लग रही कि पिताजी पता नहीं परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। और समहाउ वो एक दिन फिर ये सब कहने के बाद उसमें जोश आता है, उबाल आता है और वो लेटर पोस्ट करता है, और वो जो इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर है, एक तरह से उस चलचित्र ने भी करियर काउंसलिंग और उसको बाद में नहीं, करियर काउंसलिंग नहीं है मगर अदर वे दूसरी तरफ से मोटिवेट किया गया है। और बाद में उसका वो फोटो जो है वर्ल्ड वाइड में अवार्ड किया जाता है, मतलब उसने इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है। तो जिस व्यक्ति की अभिरुचि है, कोई आदमी के अंदर टेक्निकल स्किल है, उसको वो अच्छा लगता है, तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। कोई बहुत अच्छा ओरेटर है तो शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकेगा। आपने शैक्षणिक क्षेत्र की बात निकाली तो एक सवाल पूछना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या क्या राहें हैं? शिक्षा के क्षेत्र में 2 तरह के हैं। एक तो जैसे मैंने बताया आपको, गाइडेंस काउंसलिंग का एक ये कोर्स होता है जी, और एक टीचिंग में लोग जा सकते हैं जी, स्कूल साइकोलॉजिस्ट वगैरह वही गाइडेंस काउंसलिंग बनते हैं। और इसके पहले तो अभी तो कई प्राइवेट क्या इसके लिए कोई विशेष परीक्षा भी होती है? हाँ, उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए, उसके आधार पर उसमें सिलेक्शन होता है। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वैसे तो अभी बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय और भी कई जगह सरकारी विश्वविद्यालय भी ये कोर्स शुरू कर चुके हैं, मगर 2 संस्थान हैं जिसमें जॉब गारंटी है। अच्छा, हाँ, नौकरी की गारंटी है? गारंटी है, मतलब उनको देना ही है, चाहे वो 20 साल बाद मिले चाहे 10 साल बाद मिले, ऐसा है। अच्छा, हाँ, एक तो उसमें इलाहाबाद में है एक, हालांकि उसमें सीटें बहुत कम है, मेरे ख्याल से 9 या 12 सीटें हैं। उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? नहीं, वो गाइडेंस काउंसलिंग डिप्लोमा कोर्स अलग इंस्टीट्यूट है से, अच्छा। क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि वहाँ हर क्षेत्र में मंडलीय मनोविज्ञान शालाएं हैं। अच्छा। हर मंडल में पूरे यूपी में मंडलीय मनोविज्ञान शालाएं हैं, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है। और तो उनकी पोस्टिंग बाद में वहाँ होती है, जाके वहाँ से जब कोर्स कर लेते हैं तो उनकी पोस्टिंग वहाँ होती है और वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। तो काफ़ी वो बेसिकली कुछ दिन वहाँ रहते हैं, इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव उस सर्विसेज में निकल जाते हैं। अच्छा। शिक्षा विभाग में। और मेरी परिचय में, मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं जो पहले वहाँ काउंसलर थे, फिर साइकोलॉजिस्ट हुए, फिर वो DIUS बने, फिर वो डिप्टी डायरेक्टर बने और डायरेक्टर तक गए हैं। मतलब इस फील्ड में काफ़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। काफ़ी ऊंचाइयों तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये शिक्षा के क्षेत्र में, ये शिक्षा के क्षेत्र में क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है। हाँ। इसमें क्या क्या जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, क्लिनिकल साइकोलॉजी की अब बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो चरित्र, उसका रूप है जी, आज की तारीख में पूरी तरह बदल चुका है। पूरी तरह बदल चुका है। पहले ये माना जाता था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है, चिकित्सा मनोविज्ञान है, वो केवल मानसिक रोग को डील करने का विषय है जी। मानसिक रोगियों के लिए है, उनके इलाज के लिए है, उनके जांच के लिए है।
आज के क्षेत्र में अब ऐसा नहीं है। आज के क्षेत्र में चिकित्सा मनोविज्ञान की उपयोगिता बहुत जगह, हर जगह हो गई है। हाँ, क्योंकि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत कम बात करना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के तो उसका एक बहुत छोटा पहलू आज की तारीख में हो गया है जी। आजकल इसकी उपयोगिता दूसरी जगहों पे हो गई है। आपका कैंसर में, मतलब ऑन्कोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी जी जी, वहाँ जो पीड़ित लोग हैं, तो कैंसर के मरीज का देखिए, सभी लोग को कहना नहीं चाहिए, मगर बात है तो कि उसका तो बड़ा अनसर्टेन होता है, कि अनिश्चितता होती है कि सरवाइव करेगा नहीं कि करेगा। मगर अगर उसको साइकोलॉजिकल हेल्प मिलती है तो दो चीज़ों में उसको बहुत फ़ायदा होता है। पहला तो एक, उसके परिवार के लोग जो जिस स्ट्रेस और जिस परेशानी से गुजर रहे हैं उनमें एक थोड़ा सा उसको फेस करने की एक क्षमता पैदा होती है। दूसरा, रोगी में खुद भी एक अंदर से चीज़ें, वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जब होती है तो अंदर से उसमें चीज़ों में लड़ने की एक इच्छा जागृत होती है। तो वो जब इच्छा जागृत होती है उसमें, तो वो बीमारी से ज़्यादा ताकत से लड़ सकता है। और उसमें रिकवरी का तो कहना, मतलब हम क्या कहेंगे, उसमें तो कुछ कहने का मतलब नहीं है, मगर लॉन्जेविटी थोड़ा ज़रूर बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं। इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2-3 साल पहले जी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया कि आपने क्या लिख दिया, गायनकोलॉजी में जी, जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं, फिर कपल्स के, उनकी क्या स्थिति होती है, मानसिक स्थिति क्या होती है। जी जी। तो अगर वो एक साइकोलॉजिस्ट के साथ पास जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो बच्चे तो नहीं दे सकता, वो तो उसका काम भी नहीं है, वो तो गायनकोलॉजिस्ट देगा। मगर वो उनकी कुछ काउंसलिंग और कुछ वो और अलग अलग थेरेपी करके उनकी मानसिक स्थिति को थोड़ा ऐसा ठीक कर सकता है, इतना बेहतर कर सकता है कि वो उस समस्या को, उस परेशानी को सामना कर सकें, उसको फेस कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें। और उसका प्रभाव ये होता है कि जब आपके अंदर में सकारात्मकता बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें जो निगेटिव होती हैं आपके अंदर, जिनकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम निश्चित तौर पर उनमें सुधार आ जाता है जी। तो और भी बहुत क्षेत्र हैं, लगभग आपका न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है क्लिनिकल साइकोलॉजी का। अच्छा। और न्यूरोलॉजी में क्या है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं करियर के? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट का तो अलग है, न्यूरो साइकोलॉजी का, क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो आपने पूछा। तो उसमें क्या है कि देखिए, आज की तारीख में हमारे पास जो उपलब्ध सुविधाएं हैं, वो CT स्कैन है, MRI है, FMRI है, PT स्कैन है। इनके सबकी एक सीमाएं हैं और सीमित क्षमताएं हैं कि वो अलग अलग, अब जैसे PET स्कैन है या CT स्कैन है, वो तो एक तरह का एडवांस एक्सरे है, वो आपके ब्रेन की पिक्चर दे देगा कि आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। अच्छा। हाँ, कहाँ कहाँ आपके ब्रेन में डैमेज है, कुछ इन्फेक्शन, कुछ भी जो है। बिल्कुल। MRI वगैरह है, वो आपका ब्लड फ्लो वगैरह एक्टिविटी दिखाएगा। मगर जो आपके डिफिसिट्स आ रहे हैं वो उनमें नहीं आते। वो आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो इवेल्युएशन करेगा वो वहाँ से निकल के आएगा। क्यों? जैसा मैंने बोला ना जी, कि ये ब्रेन और बिहेवियर के बीच के, मस्तिष्क और व्यवहार के बीच की अध्ययन की एक शाखा है जी। तो जब आपका मस्तिष्क का कोई एरिया, किसी भी तरह का कोई एरिया, जब वहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी आती है, डिटीरिएशन होता है, कमजोरी होती है, तो उसका प्रभाव आपके बिहेवियर पे पड़ता है। जी। जैसे आप लोग कहते हैं ना, इनको पैरालिसिस हो गया, तो पैरालिसिस हाथ थोड़ी गड़बड़ होता है ना, पैर गड़बड़ होता है। गड़बड़ आपका ब्रेन होता है, ब्रेन का वो एरिया जो उस हाथ या पैर को कंट्रोल कर रहा है, उस एरिया में डैमेज आ गया है जी। इस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारे कमांड तो ब्रेन से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो जो डिफिसिट आया है वो ब्रेन के किस एरिया से गवर्न हो रहा है और किस एरिया का उसका रोल है,
ये चीज़ उसकी जांच से आ सकती है। और फिर उसके आधार पर अगर उसको जैसे रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है, आगे आएंगे जब आप पूछेंगे तो उसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। और इसमें मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि काफ़ी पहले एक रिसर्च हुई थी, इंग्लैंड की रिसर्च थी, यहाँ इंडिया की नहीं थी, और उसमें उन्होंने रिसर्च किया था टैक्सी ड्राइवर्स पे, अच्छा, ब्रेन के ऊपर। तो उन्होंने ये पाया कि टैक्सी ड्राइवर्स का वो एरिया जो रूट फाइंडिंग, रास्ते ढूंढने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बहुत स्ट्रांग था। आम आदमी का एरिया उतना स्ट्रांग होता ही नहीं जी। वो बहुत स्ट्रांग था। क्यों? क्योंकि उनका काम दिन भर रूट ढूंढना ही, रास्ते ही ढूंढना है, किसी को कहीं ड्रॉप करना, तो ब्रेन के साथ एक और फार्मूला लागू होता है, यूज इट और लूज इट। यूज इट और लूज इट, या तो उसका उपयोग करो जी जी, या ऐसे भगवान को जाके वापस कर दो कि हमने इसका कुछ नहीं किया है। जी बिल्कुल। रिसर्च की अगर बात करें तो इस फील्ड में रिसर्च के क्या रास्ते हैं? रिसर्च का बहुत एरिया है इसमें जी। सबसे बड़ा एरिया जो रिसर्च का है आज की तारीख में समाज का है, वो सोशल साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो क्या ये साइकोलॉजिस्ट एज सोशल वर्कर्स भी? नहीं, सोशल साइकोलॉजिस्ट अलग होता है। अच्छा, सोशल वर्कर अलग हो गया और सोशल साइकोलॉजिस्ट अलग हो गया जी जी। काफी कुछ मिलती जुलती ब्रांच है जी, मगर दोनों का थोड़ा डिफरेंस है जी। सोशल साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो समाज में घट रही घटनाएं, उनका व्यक्ति पर प्रभाव और व्यक्ति का उनके प्रति रिएक्शन, इस पर काम होता है। जैसे एटीट्यूड, एटीट्यूड जी, प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित होना जी। अब हमने एक पूर्वाग्रह बना लिया साहब, ये स्थिति जो है या ये आदमी जो है बिल्कुल अच्छा नहीं, और वो चाहे जितना बेहतर काम करे हम उसको नकारते रहेंगे, क्योंकि हम तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए ना, एक विरोधक है। हाँ, बिल्कुल ये जी। और ये समाज में जो और बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं, इनका क्या कारण है, क्या निवारण हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है, तो एक तरह से अवरोध का काम करते हैं। समाज का प्रभाव क्या है जी, ये सब सोशल साइकोलॉजी का एरिया है और वो लोग अध्ययन करते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत पूरे दुनिया में बहुत काम हुआ है, बहुत हो रहा है, क्योंकि बिना उसके तो काम चल नहीं सकता ना जी बिल्कुल। हाँ। बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर बात करें तो? देखिए, जहाँ तक भारत की बात हम करते हैं, अपने देश की जो बात करते हैं, तो उनमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग संस्थान हैं जी। जैसे मैंने बताया ना कि इसका गाइडेंस काउंसलिंग का डिप्लोमा जो है उसके लिए मुख्य रूप से 2 संस्थान है, अभी तो बहुत करवा रहे हैं, 50 संस्थान हैं, मगर मुख्य रूप से जो सरकारी संस्थानों में शामिल हैं जिनमें वाकई में क्वालिटी ट्रेनिंग होती है, उनमें एक इलाहाबाद का है वो गाइडेंस काउंसलिंग का, और एक जो है एनसीईआरटी में होता है। अच्छा। और दोनों बहुत पुराने कोर्स हैं। अच्छा। हाँ, एनसीईआरटी भी करवाती है। तो आपको याद होगा कि अभी एक 4-5 साल पहले एक केस हो गया था स्कूल में दिल्ली में, वो रेहान कर या कुछ ऐसे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डायरेक्शन दिया था कि सभी स्कूलों को एक काउंसलर रखना पड़ेगा। तो दिल्ली में स्कूलों में पीजीटी ग्रेड पर काउंसलर बहुत पहले से हैं सरकारी स्कूलों में सारे में, और वो सब वही जाते हैं जो एनसीईआरटी से पास आउट होते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी जी। और भी जाते हैं, हमारे भी कुछ स्टूडेंट वहाँ हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये तो हो गई बात हमारे देश ये दो हुए। तो ये राज्य अब आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। अलग अलग ब्रांच के अलग अलग है ना। अच्छा अच्छा। क्लिनिकल साइकोलॉजी में पहले इंडिया में केवल 2 ही हुआ करते थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री। क्या क्लिनिकल साइकोलॉजी में राज्य स्तर पे क्या क्या हैं कोर्सेज अवेलेबल? हम देश की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री और निम्हांस 2 ही हुआ करते थे बेंगलोर, अभी करीब 40 इंस्टीट्यूट हो गए हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री है, रिनपास है, इभास दिल्ली में है, राम मनोहर लोहिया में चल रहा है कोर्स, डीएमसीएच लुधियाना में चल रहा है, पीजीआई चंडीगढ़ भी शुरू करने जा रहा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, कलकत्ता में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री उसमें है, और असम में है, उसमें गुवाहाटी से आगे क्या जगह है उसका नाम नहीं, वहाँ है,
और प्राइवेट में भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे रायपुर है जी। तो और ऐसे है। इसी तरह से अब हम आते हैं, एक अलग ब्रांच है, आपने कोर्सेज के बारे में पूछा ना, वो ब्रांचेस के बारे में भी आए। जी जी। तो वो है आपकी ये इसकी क्या नाम करके, ये जो कोर्ट वगैरह का होता है। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय बहुत कम है, हम इस बारे में आपसे आगे कार्यक्रम में और भी जानकारियाँ लेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें अपार संभावनाएं हैं जो आप हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। तो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे डॉक्टर के.एस. सेंगर। उन्होंने कई जानकारियां हमें दी और वाकई मन और व्यवहार का अध्ययन यानी मनोविज्ञान में अपार करियर की संभावनाएं हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं और हमें इजाज़त दीजिए। आप हमारे चैनल डीडी झारखंड को सब्सक्राइब करें। कई अलग अलग फील्ड की जानकारियां आप इस चैनल में देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।